नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के जो चर्चित अभियान है उनको लेकर के, यानी हमारी राजस्थान करंट अफेयर की जो क्लासें चल रही है, आज हम उसमें चर्चा करेंगे। राजस्थान के जितने भी चर्चित अभियान हैं उनकी व्याख्यात्मक रूप से विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों, करें सबसे पहले अभियान की स्वच्छता ही सेवा अभियान, यानी अपना पहला जो अभियान है स्वच्छता ही सेवा अभियान। और मित्रों, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2025 को मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में आयोजित कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो 17 सितंबर 2025 को। स्थान की अगर बात कर ली जाए तो मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में। और इसकी शुरुआत किसने की? तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने। अब हम आगे बात करें तो इसकी अवधि, यानी इसकी अवधि कब से कब तक रही? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक है। यानी ये जो कार्यक्रम है 17 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक रहा। और शुरुआत की अगर ये बात कर लीजिए मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में। अब हम आगे बात करें अगले अभियान की, ग्रामीण सेवा शिविर। तो मित्रों, शुरुआत की बात करें ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत 17 सितंबर 2025 को टोडा भाटा ग्राम पंचायत बस्सी जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में या प्रत्येक पंचायत समिति में सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। अगर इसकी अवधि की बात कर ली जाए तो ये सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। आगे हम उद्देश्य की बात करें तो सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित राजस्व मामलों का निस्तारण भी इसके तहत किया जाएगा। अगले अभियान की बात करें तो शहरी सेवा शिविर। और मित्रों, शहरी सेवा शिविर की शुरुआत की बात की जाए तो 17 सितंबर 2025 को मालवीय नगर जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शहरी सेवा शिविर की शुरुआत की गई। और इसकी अवधि की बात करें तो 17 सितंबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक इसकी अवधि रखी गई थी। अगला अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। यानी अपना अगला जो अभियान है वह स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और अब हम बात करें इसकी शुरुआत की कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 17 सितंबर 2025 को। और मित्रों, राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ इंदौर से किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर इस अभियान यानी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अगर राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर से इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करने वाले की बात करें कि शुभारंभ किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और अगर हम इसकी राज्य स्तर पर बात करें कि राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ तो RUHS चिकित्सा परिषद प्रतापनगर जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर के लिए व्यापक जांच करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। और यह अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक स्वीप्ट पहल है। और मित्रों, संबंधित अगर पोर्टल की बात की जाए कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से संबंधित पोर्टल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा सशक्त पोर्टल। अब हम अगले अभियान की बात करें तो दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान कि दृष्टि दीदी हर गांव हर अभियान का प्रमुख उद्देश्य, सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करें तो चयनित महिलाओं
की को नेत्र जांच हेतु प्रशिक्षित करना। यानी इस अभियान के तहत उन महिलाओं का चयन किया जाएगा और वह हर गांव-गांव व हर घर-घर जाकर के महिलाओं की नेत्र जांच करेंगी। इससे पहले उन्हें प्रशिक्षण करना। दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान के लिए राजीविका और लेंस कार्ट फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा कि दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान में किस किस के मध्य समझौता हुआ, तो एक तो राजविका और लेंस कार्ट है। इस अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाएं दृष्टि दीदी कहलाएगी कि जिन महिलाओं को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा उन महिलाओं को दृष्टि दीदी कहा जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो यह अभियान सितंबर 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला अभियान है हमारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2.0। यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2.0 की अगर शुरुआत की बात करें तो ये 5 सितंबर 2025 से इसकी शुरुआत की गई। अन्य नाम की बात करें कि इसका अन्य नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री प्रखर राजस्थान कार्यक्रम 2.0। उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो 2.0 चलाया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों के पठन कौशल को बेहतर बनाना, पढ़ने की आदत विकसित करना। और अगर इसके नोडल विभाग की बात की जाए कि इस अभियान का नोडल विभाग क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न होगा हमारा कि इसकी अवधि क्या रहेगी, कि ये जो अभियान चलाया गया इसकी अवधि क्या रहने वाली है, तो 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक इसकी अवधि रहने वाली है। और यह अभियान कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों में पठन कौशल को बेहतर बनाने के लिए ये शुरू किया गया। पूर्व में अगर इसके नाम की बात करें कि पूर्व में इसका नाम क्या था, तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम इस अभियान का पूर्व नाम है। और मित्रों 6 जनवरी 2025 को नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया। आप इसे भी याद रखिएगा कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का अब नया नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2.0। अगला प्रश्न या अगला जो हमारा अभियान है सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान। यानी सशक्त नारी जिम्मेदारी अभियान की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। और इसकी अवधि की बात करें कि इसकी अवधि कब से कब तक रही, तो 20 अगस्त 27 अगस्त 2025 तक। यानी ये जो कार्यक्रम था एक साप्ताहिक कार्यक्रम था जिसकी अवधि 7 दिन की रही, जो 20 अगस्त से 27 अगस्त तक रही। और मित्रों जयपुर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला अभियान है सक्षम जयपुर अभियान 2025 कि सक्षम जयपुर अभियान 2025 की अगर हम बात करें तो सक्षम जयपुर अभियान के तहत 18 अगस्त से 23 सितंबर तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य की बात करें कि ये अभियान क्यों चलाया गया, तो विशेष योग्यजन एवं बीपीएल श्रेणी के वृद्धजनों को संबल प्रदान करना। और जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सक्षम जयपुर अभियान के प्रथम चरण में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अगले अभियान की बात करें तो मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान। और मित्रों मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यानी ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान कहाँ से शुरू किया गया, तो या किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इस अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में विद्यालयों के रखरखाव, मरम्मत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से संचालित करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। और आगे हम बात करें नरेगा आखर अभियान
यानी नरेगा आखर अभियान की शुरुआत जुलाई 2025 में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा नरेगा आखर अभियान की शुरुआत की गई। और मित्रों, इसका उद्देश्य क्या है कि पंचायत समिति के निरक्षर श्रमिकों को साक्षर बनाना इस नरेगा आखर अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अब नरेगा का यानी जो मनरेगा है, इसका नया नाम क्या है? आप हमें इसका उत्तर कमेंट्स में बताइएगा। अगला हमारा अभियान है लम्फी अगला अभियान है लम्फी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान। यानी अगला हमारा अभियान होगा लम्फी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान। और मित्रों, इसकी शुरुआत की बात करें तो जून 2025 से पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमाऊत द्वारा पिंजरापोल गौशाला सांगानेर से लम्फी रोग के बचाव के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। तो सीधा सा याद रखिएगा कि लम्पी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान की शुरुआत किसने की? तो पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमाऊत ने। कहाँ से की? तो पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर से। और इसकी शुरुआत जून 2025 को की गई। और मित्रों, अगर लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य क्या है? यानी ये जो अभियान है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ से 11,57,000 गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला अभियान है ई वेस्ट संग्रहण अभियान। ई वेस्ट यानी कचरा संग्रहण अभियान। और मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2025 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से ई वेस्ट संग्रहण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में ई वेस्ट संग्रहण सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। अगला प्रश्न या अगला अभियान सुरक्षा चक्र अभियान। तो मित्रों, सुरक्षा चक्र अभियान की अगर शुरुआत की बात करें तो 3 जून 2025 को राजस्थान पुलिस द्वारा बीकानेर से सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत की गई। और यह अभियान राजस्थान पुलिस की RAC 3rd बटालियन द्वारा चलाया गया। और आगे हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, यह अभियान क्यों चलाया गया? तो बच्चों और युवाओं को आत्मरक्षा कौशल सिखाना और विभिन्न कानूनों के बारे में शिक्षित करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। आगे हम बात करें तो संकल्प से सिद्धि तक अभियान 2025 है। यानी अगला हमारा अभियान है संकल्प से सिद्धि तक अभियान 2025। और मित्रों, इसकी शुरुआत की बात करें तो 9 जून 2025 में शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई। अवधि की बात करें तो 9 जून से 21 जून तक इसकी अवधि रही कि संकल्प से सिद्धि तक अभियान, या 9 जून से 21 जून 2025 तक इसकी अवधि रही। और इसका उद्देश्य क्या था? तो केंद्र सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला अभियान है वुमेन फॉर ट्रीज अभियान। तो मित्रों, वुमेन फॉर ट्रीज अभियान की शुरुआत की बात करें तो 5 जून 2025 को जोधपुर नगर निगम द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। तो आप याद रखिएगा कि वुमेन्स फॉर ट्रीज अभियान कब शुरू किया गया? तो 5 जून 2025 को। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो जोधपुर नगर निगम द्वारा। और मित्रों, इसके उद्देश्य की बात करें तो महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से महिलाओं को पौधों की सुरक्षा और देखरेख के लिए प्रेरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला अभियान है सघन गुण नियंत्रण अभियान 2025। तो सघन गुण नियंत्रण अभियान की अगर अवधि की बात करें तो 15 मई से 10 जुलाई 2025 तक इसकी अवधि रही। अगर इसके विभाग की बात करें तो इसका नोडल विभाग क्या रहा? तो इसका कृषि विभाग इसका नोडल विभाग रहा। और मित्रों, उद्देश्य की बात करें तो गुणवत्ता युक्त खाद, बीज, उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला अभियान है निरामय राजस्थान अभियान। और मित्रों, निरामय राजस्थान अभियान की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में, यानी विश्व स्वास्थ्य
किसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया। और मित्रों, उद्देश्य की बात करें तो हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना और निरोग जीवन सुनिश्चित करना निरामय राजस्थान अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला हमारा अभियान है गिव अप अभियान, यानी अगला जो अभियान है गिव अप अभियान। और मित्रों, गिव अप अभियान की शुरुआत की बात करें तो 1 नवंबर 2024 से इसकी शुरुआत की गई। इसकी अवधि की बात करें तो 31 अक्टूबर 2025 तक इसकी अवधि रही। और मित्रों, इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अभी आगे भी ये चल सकता है। अगर उद्देश्य की बात करें तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा में स्वतः नाम हटाना गिव अप अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। और सितंबर 2025 तक 31 लाख अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी गई। यानी सितंबर 2025 तक कितने लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है? तो 31 लाख अपात्र लोगों ने। और गिव अप अभियान में शीर्ष जिला कौन सा रहा? तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। और अपात्र परिवारों की श्रेणी की बात करें कि इसमें अपात्र किन किन लोगों को माना गया है? तो मित्रों, आयकर दाता परिवार का कोई भी सदस्य यदि आयकर देता है तो वह इस अभियान का पात्र नहीं होगा। सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरी, नियमित कार्मिक या 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस अभियान में अपात्र माना जाएगा। 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, और जिन व्यक्तियों के पास 4 पहिया वाहन होगा वह भी इसमें अपात्र माना जाएगा। भूमि बीमा, भूमि सीमा कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारण सीमा से अधिक हो, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो तो वह व्यक्ति भी इसमें अपात्र माना जाएगा। और पक्का मकान ग्रामीण क्षेत्र यानी 2000 वर्ग फीट से अधिक है तो यानी किसी भी व्यक्ति का अगर कोई पक्का मकान वो 2000 वर्ग फीट से अधिक है तो उसे भी अपात्र माना जाएगा। नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक पक्का आवासीय या व्यावसायिक परिसर, कच्ची बस्ती को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके 1000 वर्ग फीट से अधिक पक्का आवासीय मकान है तो वह भी इसमें अपात्र माना जाएगा। और नगर पालिका क्षेत्र 1500 वर्ग फीट से अधिक पक्का आवासीय या व्यावसायिक परिसर है तो वह भी इसमें अपात्र माना जाएगा। आगे हम अभियान की बात करें तो कैच द रेन अभियान। और मित्रों, कैच द रेन अभियान के अगर आयोजक की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय इसका आयोजक है। शुभारंभ की बात करें, इसकी शुभारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 से इस अभियान की शुरुआत की गई। अगर समयावधि की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक इस अभियान की समयावधि रही। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण से संबंधित कार्य करना। और कैच द रेन अभियान में शीर्ष 3 राज्य कौन से रहे? तो सबसे पहले नंबर पर तेलंगाना, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। अगर हम जिलेवार इसकी रैंकिंग देखें तो प्रथम स्थान खंडवा जिला मध्य प्रदेश का है। यानी कैच द रेन अभियान के तहत अगर हम पूरे भारत में प्रथम जिले की बात करें तो खंडवा जिला जो मध्य प्रदेश में है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और राजस्थान के 2 जिले भीलवाड़ा और बाड़मेर को शीर्ष 10 जिलों में शामिल किया गया है। यानी अब अगर 10 जिलों में यानी शीर्ष 10 जिलों में अगर हम बात करें कि राजस्थान के किन जिलों को शामिल किया गया तो भीलवाड़ा और बाड़मेर। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओरण भूमि के संरक्षण के लिए गठित समिति, कि जो ओरण भूमि है उसके संरक्षण के लिए जो समिति गठित की गई वह कब की गई?
और उसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे? तो मित्रों, राज्य सरकार ने देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्रों, जिसे ओरण भूमि कहते हैं, को सुरक्षित रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो देखो, पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्रों को कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा ओरण भूमि। और मित्रों, ये जो समिति गठित हुई तो गठन की मंजूरी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा अप्रैल 2025 में। अब आगे हम बात करें कि जो ओरण भूमि के लिए समिति गठित की गई, उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल। आगे हम बात करें कि इस समिति के सदस्य कौन थे। तो मित्रों, इस समिति के 2 सदस्य बनाए गए, जिनमें केंद्रीय उप महानिरीक्षक वन सेटलमेंट कमिश्नर जयपुर, ये इसके अध्यक्ष वो सदस्य रहे, और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी MR बलोच इसके सदस्य थे। तो 2 सदस्य और एक अध्यक्ष रहे। तो ये 3 सदस्यीय एक समिति थी जिसका गठन अप्रैल 2025 में हुआ। आगे हम बात करें तो राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति, कि राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन और इसके अध्यक्ष और उद्देश्य क्या थे। तो मित्रों, हम बात करें इसके अध्यक्ष की कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मित्रों, मुख्य सचिव सुधांशु पंत इसके अध्यक्ष रहे। और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन हैं। आगे हम बात करें इसका उद्देश्य। और मित्रों, यानी यह जो समिति है राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति, ये क्यों गठित की गई? तो नागरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सुझाव और मार्गदर्शन करना। आगे हम बात करें तो इसके तहत राजस्व, गांव, उप तहसील व तहसीलों का पुनर्गठन होगा। यानी इसका देखो, एक तो नागरिकों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको सुलझाना, उनका मार्गदर्शन करना। दूसरा, जो राजस्व गांव है या फिर जो उप तहसीलें या तहसीलें हैं, उनका इसके तहत पुनर्गठन किया जाएगा। ये समिति राजस्व विभाग के अधीन कार्य करेगी। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति किस विभाग के अधीन कार्य करेगी, तो ये राजस्व विभाग के अधीन रह करके कार्य करेगी। और इस समिति का कार्यकाल, अगर समिति के कार्यकाल की बात करें तो 6 माह का इसका कार्यकाल होगा। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो पूर्व IAS ललित के पंवार इसके अध्यक्ष थे। और मित्रों, अगर सदस्य की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा राज नारायण शर्मा इसके सदस्य थे। अगली समिति की अगर बात की जाए तो विकसित राजस्थान 2047 राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति। अब मित्रों, हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव सुधांशु पंत रहे। और मित्रों, ये समिति किस लिए गठित की गई? तो विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसकी प्रगति एवं निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। विकसित राजस्थान 2024 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को 14 सेक्टर्स में बांटा गया है। आगे हम बात करें तो जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति, कि जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों, इसके गठन की अगर बात करें तो अगस्त 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के जो मुख्य सचिव हैं वो इसके यानी सुधांशु पंत इसके अध्यक्ष रहे। अगर सदस्य की बात करें या मुख्य सदस्य सचिव की बात की जाए तो निदेशक जनगणना कार्य इसके जो सचिव रहे। आगे हम अगर प्रशासनिक विभाग की बात करें कि इसका प्रशासनिक विभाग क्या था, तो इसका प्रशासनिक विभाग सांख्यिकी विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहा। इस समिति के गठन की अगर बात ये गठन के उद्देश्य की बात करें तो जनगणना कार्य के लिए राज्य के विभिन्न विभागों और भारत के जनगणना निदेशालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया।
अब मित्रों हम आगे बात करें अगली समिति की, तो स्कूल, छात्रावास, कॉलेज की सुरक्षा समीक्षा के लिए गठित समिति, यानी जितने भी स्कूलें हैं, जितने भी छात्रावास है या कॉलेज की सुरक्षा तथा उनकी समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई, अब हम उनकी बात करेंगे। तो राज्य सरकार ने राजकीय स्कूलों, छात्रावासों, कॉलेजों, चिकित्सा भवनों, अन्य राजकीय भवनों, सड़कों और पुलियाओं की सुरक्षा की समीक्षा के लिए विशेष स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। आगे बात करें कि ये जो समितियां प्रत्येक वर्ष 15 जून से पहले असुरक्षित भवनों, पुलों का मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेगी। यानी ये जो समिति गठित की गई है, यह प्रत्येक वर्ष का जो 15 जून होगा उससे पहले ये असुरक्षित जितने भी भवन हैं, यानी जो वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले उन भवनों की जो असुरक्षित है, बारिश के कारण जिनकी दीवारें या छतें गिर जाती है, उनकी सुरक्षा, पुलों का मरम्मत से संबंधित कार्य सुनिश्चित करेगी। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके अध्यक्ष रहे, और जिला स्तर पर गठित अगर स्थायी समिति का अध्यक्ष की बात करें कि जिला स्तर पर गठित स्थायी समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे हम बात करें अगली समिति की, तो सहकारिता हेतु राज्य स्तरीय समिति। सहकारिता हेतु राज्य स्तरीय जो समिति गठित की गई उसका उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए कि सहकारिता हेतु राज्य स्तरीय जो समिति गठित की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। और मित्रों, समिति का सदस्य संयोजक मुख्य सचिव होंगे, यानी अगर समिति के जो सदस्य संयोजक होंगे वो मुख्य सचिव। और समिति के अगर सदस्यों की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, तो पहले जैसे मंत्री, कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री, आगे सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री इसमें शामिल होंगे। फिर आगे हम बात करें पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, सहकारिता मंत्री, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री इसके सदस्य होंगे। और मित्रों, अगर इसके प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए कि प्रशासनिक अधिकारी कौन होंगे, तो वित्त और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इसके प्रशासनिक अधिकारी होंगे। विभिन्न विभागों के जो शासन सचिव होंगे वो भी इसके प्रशासनिक अधिकारी होंगे। आगे हम बात करें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स समन्वय समिति, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स समन्वय समिति की बात करें तो मित्रों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण, यानी ये कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण का आयोजन नवंबर 2025 में जयपुर में किया गया। तो पहले तो आप ये याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया, जयपुर में। और आगे हम बात करें तो इसके लिए आयोजन एवं समन्वय समिति और एक कार्यकारी समिति गठन करने के निर्देश दिए गए। 19 सदस्यीय आयोजन समिति के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को, जबकि केंद्रीय मंत्री इसके सह अध्यक्ष होंगे। अगर अगली समिति की हम बात करें, गुर्जर आरक्षण पर समिति, कि गुर्जर आरक्षण के लिए जो समिति गठित की गई उसकी चर्चा करें तो 3 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कानून मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेदम को शामिल किया गया है। इन तीनों मंत्रियों को आप याद रखिएगा, जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, जवाहर सिंह बेदम। और अगली हम समिति की बात करें तो आरसीए की नई चयन समितियों के अध्यक्ष हैं, कि आरसीए की नई चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो समितियों के अध्यक्ष की बात करें तो मित्रों, अगर सीनियर चयन समिति की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे, विलास जोशी। और इसके अलावा जो दूसरी समिति बनी जूनियर बॉयज चयन समिति, तो इसके अध्यक्ष अनूप दवे थे, जो पूर्व रणजी
खिलाड़ी हैं। और मित्रों महिला क्रिकेट टीम चयन समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें तो पूनम यादव। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी सबसे पहला जो हमारा युद्धाभ्यास की चर्चा करने वाले हैं वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। और मित्रों अगर इसके संस्करण की बात करें कि ये कौन सा संस्करण है तो इसका सही उत्तर होगा 14वां संस्करण। और मित्रों आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया तो 27 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 को। अगर हम आयोजन स्थल की चर्चा करें कि बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर में। अब आगे हम चर्चा करें इस अभ्यास में 4th सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड की 42वीं सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की भागीदारी होगी। यानी इसमें इन जो नाम बोले गए ना 4th सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड और ये 42 वाली जो सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेनाओं के जो सैनिक थे इन्होंने यहाँ पर हिस्सा किया अर्थात अभ्यास किया। अगला हमारा जो अभ्यास है या फिर युद्धाभ्यास है उसका नाम है फ्यूचर रेडी अभ्यास। और मित्रों फ्यूचर रेडी अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो सही उत्तर होगा जैसलमेर में। और वेटल एक्स डिवीजन ने रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन रेडिनेंस की जांच और युद्ध कौशल प्रशिक्षण या परीक्षण के उद्देश्य को लेकर के फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगर आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्न होगा कि रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन रेडिनेंस की जांच और युद्ध कौशल परीक्षण के उद्देश्य से किस अभियान या फिर कौन सा अभ्यास किया गया तो इसका सही उत्तर होगा फ्यूचर रेडी अभ्यास। अगला प्रश्न या अगला जो हमारा युद्धाभ्यास है भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी तोपखाने का सफल परीक्षण। मित्रों याद रखिएगा कि इसका आयोजन जुलाई 2025 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। अब आपसे कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है तो जैसलमेर में। तो भारतीय सेना द्वारा जो स्वदेशी तोपखाने हैं उनका सफल परीक्षण कब किया गया जुलाई 2025 में। कहाँ पर किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। अब मित्रों इस अभ्यास के अगर ध्येय वाक्य की हम बात करें कि इसका ध्येय वाक्य क्या था जो जोरदार घातक और बेजोड़, यानी जोरदार घातक और बेजोड़ इसकी थीम रखी गई या फिर इसका ध्येय वाक्य रखा गया भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। आगे हम बात करें ऑपरेशन फ्री स्काई, यानी ऑपरेशन फ्री स्काई कब कहाँ और किस उद्देश्य से चलाया गया है तो मित्रों प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वर्ल्ड संगठन, पशुपालन विभाग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड तथा जयपुर जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया था। यानी 14 जनवरी 2025 को ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान चलाया गया था। और ये अभियान चलाने का उद्देश्य क्या था कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंगे उड़ाई जाती है उनसे जो पक्षी घायल हो जाते हैं, जो परिंदे या जो भी जीव जंतु है वो घायल हो जाते हैं, उनसे तो वो घायल नहीं हो, इसलिए ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन खुशी, तो मित्रों इसके संचालन की बात करें कि ऑपरेशन खुशी का संचालन किसके द्वारा किया गया तो राजस्थान पुलिस द्वारा। उद्देश्य क्या था गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार से मिलाना, यानी ऑपरेशन खुशी का प्रमुख उद्देश्य कि जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके तलाश करके उनके परिवार से मिलाना। तो इसके 9वां संस्करण, इससे पहले 8 संस्करण हो चुके, अब 9वें संस्करण की बात करें तो ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चलाया गया।
दसवें चरण की हम बात करें तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन खुशी का 10वां चरण चलाया गया था। अब बात करें अगले ऑपरेशन की, ऑपरेशन उजाला। मित्रों, ऑपरेशन उजाला किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बिजली चोरी पर अंकुश लगाना और राजस्व घाटा कम करना। या फिर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन उजाला। और इसका दूसरा उद्देश्य था राजस्व घाटा कम करना। ऑपरेशन उजाला का समायोजन जयपुर डिस्कॉम द्वारा चलाया गया था। अगले ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। और मित्रों, ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार राजस्थान पुलिस, झालावाड़ जिला प्रशासन और ऊर्जा विभाग ने अपराधियों के विरुद्ध झालावाड़ जिले में ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार का संचालन किया है। तो अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार ये का संबंध किस जिले से है? तो झालावाड़ जिले से। अगले हम अभियान या उद्देश्य ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन सुरक्षा चक्र। मित्रों, यानी ऑपरेशन सुरक्षा चक्र किसके द्वारा चलाया गया? तो राजस्थान पुलिस द्वारा ये ऑपरेशन सुरक्षा चक्र चलाया गया। आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कब किया गया? तो 2 जून 2025 से इसकी शुरुआत की गई। और इस पहल में राजस्थान सशस्त्र बल यानी RSC की 3री बटालियन और पुलिस शामिल हैं। आगे हम बात करें तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छात्र छात्राओं यानी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं को निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना, जैसे जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट प्रदान करती है। और आगे हम बात करें तो इसके साथ छात्रों को यातायात नियमों, साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया गया था। आगे हम बात करें अपने अगले अभियान या फिर ऑपरेशन की, ऑपरेशन वज्र। और मित्रों, ऑपरेशन वज्र की शुरुआत की बात करें तो 23 फरवरी 2025 को जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। यानी अगर सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेशन वज्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो जयपुर से। अगर समय की बात करें या तिथि की बात कर ली जाए कि इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 23 फरवरी 2025 को। और ऑपरेशन वज्र का आयोजन जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया था। ये बात भी आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन वज्र की शुरुआत किसके या फिर ये किसके द्वारा चलाया गया? तो जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो शहर में अवैध तरीके से चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे हम बात करें ऑपरेशन अलर्ट की, तो ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक भारत पाक सीमा पर किया गया था। यानी ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन 11 अगस्त से 17 अगस्त तक भारत पाक सीमा पर किया गया। और ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा किया गया। उद्देश्य की बात करें कि ये क्यों चलाया गया था, तो सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और सीमा पर संभावित खतरों से सुरक्षा करना। यानी 15 अगस्त जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उस पर पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार की जो खतरे की संभावना की गई थी उनसे सुरक्षा हेतु ये ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन वाटर बेल। यानी ऑपरेशन वाटर बेल क्यों चलाया गया और इसका उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में गर्मी में लू व हीट वेव से बचाने के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा ऑपरेशन वाटर बेल का आयोजन किया गया। मित्रों, यानी यह एक प्रकार से इस प्रकार की एक चेतावनी थी कि सभी बच्चे अपने साथ पानी की बोतल लेकर के आएंगे और जैसे ही बेल बजाई जाएगी उसी समय सारे बच्चे पानी पिएंगे। तो ये वाटर बेल गर्मी में लू से बचाव हेतु चलाया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन हेलीबोर्न, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना के साउथ कमांड द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया।
और अब इसके उद्देश्य की बात करें कि ये क्यों चलाया गया, तो ऑपरेशन हेलीबोर्न एक सैन्य अभियान है जिसमें हेलीकॉप्टर का उपयोग करके सैनिकों और उपकरणों को तेजी से और सीधे युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने का अभ्यास सिखाया गया था या अभ्यास किया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन साइबर शील्ड, यानी ऑपरेशन साइबर शील्ड क्या है और ये क्यों चलाया गया। तो राजस्थान में संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचों से मुकाबला कर उन्हें ध्वस्त करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड का आयोजन किया गया था। आगे हम बात करें ऑपरेशन अभ्यास की कि ऑपरेशन अभ्यास क्या है। तो मित्रों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक मॉक ड्रिल यानी 7 मई 2025 को की गई थी। अगले हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन इस्माइल, और मित्रों इसके आयोजन की बात करें कि ऑपरेशन इस्माइल का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा इसका आयोजन किया गया और जयपुर में ऑपरेशन इस्माइल नामक एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह ट्रांसजेंडर अधिकारों हेतु पुलिस व ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच संवाद हेतु जारी किया गया था। आगे हम बात करें इसका उद्देश्य, जयपुर जिले के थाना प्रभारियों और नोडल अधिकारियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना था। अब हम बात करें अपने अगले ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन शील्ड। तो मित्रों 31 मई 2025 को ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो आप इसमें केवल तिथि याद रखिएगा कि ऑपरेशन शील्ड कब शुरू किया गया, तो 31 मई 2025 को। आगे हम बात करें ऑपरेशन सर्द हवा। मित्रों इससे संबंधित आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सर्द हवा भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा 22 जनवरी से 29 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया गया। आगे हम बात करें इसके प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट सदा आगे यानी इसकी जो थीम थी या फिर इसका जो एक उद्देश्य था, प्रोजेक्ट सदा आगे भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी विकसित गोला बारूद का सफल परीक्षण यहां पर किया गया था। और मित्रों इस परीक्षण को सदा आगे प्रोजेक्ट के नाम से अंजाम दिया गया, जिसे भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान संगठनों की संयुक्त पहल माना जा रहा है। आगे हम बात करें डेजर्ट हंट 2000। आपकी बेटी योजना क्या है। तो मित्रों इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2004-05 में ये प्रारंभ की गई। अगर पात्रता की बात करें कि आपकी बेटी योजना में कौन पात्रता होगी, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता या फिर दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं को जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो को लाभान्वित किया जाएगा। यानी आपकी बेटी योजना के तहत अगर बालिक किसी भी यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार कब दिया जाता है, जब बालिका के माता पिता दोनों या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में पढ़ने पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका को 21 रुपये प्रतिवर्ष एवं 9 से 12 में अध्ययनरत रहने पर बालिका को 2500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। अगली योजना की बात करें तो राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, यानी राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की हम बात करें तो सबसे पहले इसके परिचय की बात करें तो
2011 में राजस्थान में लड़कियों की साक्षरता दर 52.12% थी, जो हाल ही में 57.06 रिपोर्ट की गई है, जो देश में सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लड़कियों की साक्षरता दर सबसे कम है। तो इस साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया। तो राजस्थान सरकार ने लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ाने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। अब इस योजना के शुभारंभ की बात करें कि राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो राजस्थान सरकार ने 2019 में राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की शुरुआत की। अब इस योजना का लाभ किन्हें प्राप्त होगा, तो मित्रों इस योजना के तहत राजस्थान बोर्ड की 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में अपने जिले में प्रथम स्थान करने वाली छात्राओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे और पुरस्कारों की संरचना निम्न प्रकार है। यानी राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कक्षा 8, 10 और 12 में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिए जाएगा। अब हम बात करें कि 8वीं में जिला टॉपर छात्रा को कितने रुपए मिलेंगे, तो 40,000 रुपये। कि जो छात्रा 8वीं में जिला टॉपर रहती है तो उसे 40,000 रुपये। 10वीं कक्षा में जिला टॉपर रहने पर बालिका को 75,000 रुपये और 12वीं कक्षा में जिला टॉपर रहने वाली छात्रा को 1,00,000 रुपये और एक स्कूटी, यानी 12वीं में कक्षा में प्रत्येक पात्र छात्रा को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 1,00,000 रुपये नगद और एक स्कूटी दी जाएगी। अब मित्रों आगे बात करें पात्रता की जो शर्तें हैं, वो क्या शर्तें हैं इस योजना के लिए। तो छात्रा राजस्थान की स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो यह है कि जो भी छात्रा है जिसने जिला टॉपर किया है तो वह राजस्थान की मूल निवासी हो, वह कक्षा 8, 10, 12 में राजस्थान बोर्ड से परीक्षा देती हो, जिला टॉपर बनी हो, और ये योजना लड़कियों को शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे हम बात करें अपनी अगली योजना की। अगली योजना है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु योजनाएं हैं। कि विदेश में कोई भी बालिका अगर स्नातक स्तर की शिक्षा लेना चाहती है तो इसके लिए एक योजना शुरू की गई है, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010-11 में की गई। पात्रता की बात करें तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 में राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और मित्रों आगे हम बात करें तो बारहवीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक यानी 4 वर्षीय जो स्नातक कोर्स है तक राजकीय खर्चे पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाती है। यानी यह जो पुरस्कार है विदेश में स्नातक सुविधा हेतु, तो स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु जो सुविधा शुरू की गई है इसमें राजकीय विद्यालय में 10वीं क्लास में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ये दिया जाएगा। और मित्रों बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है और ये जो राशि है यानी 25 लाख रुपए की जो राशि है ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। आगे हम बात करें मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की बात करें इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई। पात्रता की अगर बात करें इसमें पात्रता कौन होगी, ये सुविधा किन्हें मिलेगी, तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने तथा एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले में 4 बालिकाओं जिनकी न्यूनतम प्रतिशत 75% हो, इस योजना की पात्रता होगी। यानी इसमें 4 बालिकाओं का प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा जिसमें 10वीं
कक्षा में जिले में प्रथम रहने वाली बालिका, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं, एक बीपीएल परिवार की अनाथ बालिका, एक बीपीएल परिवार की छात्रा और एक अनाथ बालिका को इसमें शामिल किया गया है। आगे हम बात करें इस योजना से संबंधित अन्य तथ्यों की, तो योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 व 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तक की सीमा में तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपये की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। अगर कोई बालिका यानी इस योजना के अंतर्गत किसी बालिका का चयन होता है तो उसे 12वीं में अगर वो व्यावसायिक शिक्षा या किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहती है तो उसे 1,15,000 रुपये नगद दिए जाएंगे, और अगर वो स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करती है तो उसे 2,25,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और ये जो सहायता है ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दी जाएगी। आगे हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की जो कक्षा 10वीं में ये राज्य में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को ये पुरस्कार वर्ष 2021-22 तक दिए हैं। आगे हम बात करें बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की, यानी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई, तो शुरुआत की बात करें तो 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई। कक्षा 12 में कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं इसकी पात्रता होगी, और स्वामी राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल की 8 CCGPS इसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाली योग्य बालिका होगी, यानी बालिकाओं को योग्य माना जाएगा, और प्राप्त लाभ 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये। अगर दूसरे वर्ष होता है तो फिर जैसे जितने 12वीं या 11वीं तो प्रतिवर्ष उसे 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। आगे हम बात करें साइकिल वितरण योजना, तो मित्रों साइकिल वितरण योजना की शुरुआत वर्ष 2007-8 में की गई, और राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। यानी साइकिल वितरण योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई, और यह साइकिल वितरण कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। आगे हम बात करें नन्ही कली योजना, तो नन्ही कली योजना की शुरुआत 2006-7 में की गई। उदयपुर जिले के सभी राजकीय एवं पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सूची की बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया है, और प्राप्त लाभ कितना होगा, तो इसमें 1,800 रुपये की सहायता दी जाती है। आगे हम बात करें कस्तूरबा गांधी STDR योजना, तो मित्रों इसकी शुरुआत की बात करें तो जो 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नियमित अध्ययन वाली छात्राएं इसकी पात्र होगी, और आगे हम बात करें तो 10वीं में न्यूनतम 50% अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर बालिका को 2,000 रुपये, STDR 5 वर्ष की अवधि तक, तथा 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातक में प्रवेश लेने पर बालिका को 4,000 रुपये, STDR 3 वर्ष तक, और 12वीं में 50% अंक तथा अंक प्राप्त स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने कर 4,000 रुपये ये राशि दी जाएगी। आगे हम बात करें निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, यानी निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना की बात करें तो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं व 12वीं की छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। आगे हम बात करें तो इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हो, माता पिता आयकर दाता नहीं हो, उसे भी इस योजना का लाभ मिलता है। आगे हम बात करें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की बात करें तो इसकी प्रथम यानी जो इसकी शुरुआत है यह 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई। पात्रता की बात करें तो 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन, 6 से 8 तक की
तक के छात्र छात्राओं को या बालक बालिकाओं को 15 रुपये प्रतिदिन, और कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय से 5 किलोमीटर से दूर हो, यानी जिनका घर विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर हो, उन्हें 20 रुपये या वास्तविक किराया भी जो भी कम हो ये दिया जाता है। आगे हम बात करें शारीरिक अक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई और कक्षा 9 व 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2000 रुपये की राशि दी जाती है। आगे हम बात करें राजस्थान के पूर्व सैनिकों की लाभान्वित पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना। तो मित्रों आज हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और राज्य के महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना वर्ष 2001-2 में प्रारंभ की गई। पात्रता की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं इसकी पात्रता होगी। छात्रा के माता पिता आयकर दाता नहीं हो, उन्हें ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं हो, यानी इसके अलावा अगर बालिका किसी प्रकार की छात्रवृत्ति लेती हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तो छात्रवृत्ति 1000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आगे हम बात करें राजश्री योजना की। और मित्रों राजश्री योजना क्या है, तो इसकी सबसे पहले बात करें इसकी शुरुआत की तो 1 जून 2016 को राजश्री योजना की शुरुआत की गई। आगे बात करें 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। और लाभ प्राप्त यानी जो इससे होने वाला जो प्राप्त लाभ है, जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।